Hello all, you all are welcomed on our YouTube channel that's been created to cater you the same knowledge like its offline classes. जैसा कि आप सबको पता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनी सभी क्लासेस ऑफलाइन मोड पे प्रोवाइड करवाता आ रहा है, बट अब जो है आप इसकी क्लासेस ऑनलाइन यानी यूट्यूब पे भी ले पाएंगे। आपके सामने जो ये फर्स्ट क्लास है वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का कि इंग्लिश सही मायनों में क्या है, इसकी इतनी जो है डिमांड क्यों है, ये इतना पॉपुलर क्यों है। इसी के साथ साथ हम इंग्लिश में एक टेंस का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सही मायनों में टेंस होती क्या है और ये इसके इतने टाइप्स जो हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए हैं। सो इन सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश है क्या? देखिए, इंग्लिश असल में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज को हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का माध्यम। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो वहाँ हम किसी एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जी हाँ, अभी मैं साधारण शब्दों में आपको एक लैंग्वेज बता रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है वो एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत का माध्यम। हम किसी को अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप हैं और ये कोई दूसरा यानी कोई सेकेंड पर्सन है। आप अपनी बात को इस तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप इसको अपनी बात वहाँ यानी इस तक पहुँचाने के लिए बिना बोले नहीं पहुँचा सकते, आपको बोलना पड़ेगा। क्यों आपके मन की बात नहीं पढ़ सकता। तो जब आप कुछ बोलेंगे तो वो किसी न किसी एक लैंग्वेज में ही यूज़ करेंगे। अब या तो वो इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, या फिर हम यूँ कहें तो वो हमारी हिंदी भी हो सकती है, या हम यूँ कहें तो वो हमारी चाइनीज़ भी हो सकती है, या हम यूँ कहें तो वो फ्रेंच, यानी कोई भी लैंग्वेज वो अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकता है, वो जिस भी कंट्री में जो है रिजाइड करता है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये तो हमारा एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बिल्कुल, अगर हम मेजॉरिटी ऑफ बात करें एक वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाने वाली है वो कौन सी है, हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे जो भाषा बोली जाती है वो भाषा हमारी है चाइनीज़। देन सेकेंड नंबर पे आपकी आती है इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज। बिल्कुल। अब आप सोचेंगे सर चाइनीज़ क्यों नहीं सीख रहे? सो चाइनीज़ इसलिए नहीं सीख रहे क्योंकि चाइनीज़ जो लैंग्वेज है आमतौर पे ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियली ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती है। ये क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसीलिए हम इसे वर्ल्ड वाइड ज़्यादा हम इसे यूज़ भी देखते हैं कि जो ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। हम इसे अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 1.1 बिलियन पीपल जो है यूज़ करते हैं। और अगर हम इंग्लिश के स्पीकर्स की बात करें तो अराउंड 983 मिलियन पीपल जो है इसे यूज़ करते हैं, इस भाषा को बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर आते हैं कि अब हमें, क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें किन किन बातों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज जब सीखते हैं तो मुख्य रूप से ये चार चीज़ें हैं आपकी, राइटिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है और ये स्पीकिंग है। बिल्कुल, राइटिंग मतलब होता है लिखना, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, लिसनिंग मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। जी हाँ, तो हम किसी भी भाषा को जब हम बात करते हैं तो उन भाषा को हम मुख्य रूप से इन्हीं चार चीज़ की बात कर रहे होते हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों को जानते हैं तब आप यूँ कह सकते हैं कि मुझे ये भाषा बहुत अच्छे से आती है। अगर आप इन चारों चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आप यूँ नहीं कह सकते कि मुझे ये भाषा आती है। बिल्कुल। राइटिंग क्या है, जरा इसके ऊपर भी थोड़ा समझ लेते हैं। लिखना, कोई भी चीज़ लिखना, जैसे मान लीजिए, क्योंकि हम इंग्लिश समझने वाले हैं तो हम इंग्लिश में ही कुछ चीज़ें लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा राम। बिल्कुल, अब इसी राम को मैंने इस तरीके से भी लिखा, ठीक है। अब इसी राम को मैंने इस तरीके से भी लिखा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों राम हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि तीनों राम तो है लेकिन तीनों को एक जैसा नहीं लिखा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है, हम उसी लिपि में उसको लिखते हैं और उस लिपि को कहते हैं हम स्क्रिप्ट। जी हाँ, तो हर लैंग्वेज की अपनी एक लिपि है, उसे हम उसी लिपि में लिख रहे होते हैं यानी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो जैसे हम इंग्लिश की लिपि यानी कि इंग्लिश की राइटिंग की बात करें तो जब भी हम इंग्लिश को लिखते हैं तो हम उसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो हम उसे रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वो हमारी है
देवनागरी। जी बिल्कुल, वो हमारी देवनागरी लिपि है, इसीलिए हम इसे डिफरेंट देखते हैं। इसी तरह जो हम देखें ये उर्दू है, तो उर्दू की जो लिपि है वो है हमारी फारसी, तो इसकी लिपि भी हम डिफरेंट देखते हैं। अब यहाँ आते हैं हम रीडिंग पे। रीडिंग की अगर हम बात करें, पढ़ना, तो इंग्लिश में बहुत बार आपको डिफिकल्टीज होती हैं पढ़ने में। क्यों होती है? क्योंकि इंग्लिश जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है, इसलिए हम बहुत बार डिफिकल्टीज फेस करते हैं इसको पढ़ने में। तो जैसे अगर मैं एक वर्ड लिखूं आपके सामने, देखिए सपोज करिए मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, बिल्कुल, अब इस वर्ड को पढ़िए। अगर आप इस वर्ड को पढ़ें, जैसे कुछ बच्चे इसको पढ़ेंगे, जैसे कुछ बच्चे इसको पढ़ेंगे एलोक्वेंट, ठीक है, ठीक है, एलोक्वेंट, कुछ इससे पढ़ेंगे एलोक्वेंट, बट ये इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें जैसे दिखाई देती है वैसी होती नहीं है। इसका पढ़ने का तरीका, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो आपका है एलोक्वेंट। जी हाँ, इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो है एलोक्वेंट, हम इसे एलोक्वेंट पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक वर्ड है यहाँ पर नो, जी हाँ, हम इसे नो पढ़ेंगे। कुछ बच्चे इसको कनो पढ़ते हैं, जबकि ये गलत है। तो जस्ट इस चीज को समझना है हमें कि रीडिंग जो है हमारी, जो जैसी दिखती है इंग्लिश वैसी होती नहीं है, इसलिए हम बहुत बार डिफिकल्टीज फेस करते हैं इसको पढ़ने में भी। अब यहाँ आते लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनकर समझना, और स्पीकिंग मतलब बोलना। तो हम यूँ कहें तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम जब कोई चीज़ को सुनकर समझ पाते हैं तो डेफिनेट हम उसको बोल भी पाएंगे, और हम जब कोई चीज़ बोलते हैं तो बिना उसे समझे हम उसको बोल भी नहीं सकते। तो हमने बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा जो कि इंग्लिश सुन के समझ लेते हैं और उसको बोल भी लेते हैं, लेकिन जब आप उसको लिखने के लिए कहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। उसे पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें जानता हो। बहुत से लोग सुन सुनकर उस चीज़ों को समझ जाते हैं कि उसे बोलना कैसे है, उसकी मीनिंग क्या है, बट वो पढ़ नहीं पाते, वो लिख नहीं पाते। इवन एक रिक्शा चलाने वाला जो है, अगर वो डेली रिक्शा चलाता है, अगर ऑटो रिक्शा, अगर वो मान लीजिए एयरपोर्ट पे है, अगर कोई ओला ड्राइवर है या उबर ड्राइवर है, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो इवन इंग्लिश की कुछ लाइनें जरूर बोलते हुए नजर आएंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको कि उन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है। अगर आप उन्हें लिखने के लिए कहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ बट वो बोल लेंगे। तो इसका मतलब कि एक व्यक्ति बोल लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इंग्लिश आती है। सुनकर समझ लिया, इसका मतलब उसे नहीं इंग्लिश आती है। एक अच्छा इंग्लिश लर्नर वही कहलाता है जिसे ये चारों चीजें आती है, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो हम यहाँ पर इन चारों चीजों पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम सीखेंगे क्या। हम सीखने वाले हैं सबसे पहले टेंस। जी हाँ, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे टेंस। तो हम टेंस होता क्या है उसकी मीनिंग को समझते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने स्लाइड पे है कि टेंस की हिंदी मीनिंग क्या है, काल। इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं टाइम। जी हाँ, इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम असल में होता है एक, इट इज अ वर्ब फॉर्म। इट इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो यानी जो टेंस है वो हमारा एक वर्ब का फॉर्म होता है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। वर्ब को हम इसे एक्शन भी कह सकते हैं। तो एक्शन जो है वो एक किसको प्रेजेंट करता है? टाइम को। अब वो टाइम कितने रूप से हो सकते हैं? वो या तो पास्ट हो सकती हैं, या वो तो प्रेजेंट हो सकती हैं, वो या तो फ्यूचर की हो सकती हैं। बिल्कुल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सभी की सभी वर्तमान यानी प्रेजेंट के टाइम है। मैंने आपको अभी इंग्लिश की मीनिंग समझाई, वो एक पास्ट की क्रिया है। मैं कल पार्क गया था, ये एक पास्ट की क्रिया है। अब जैसे मैं कहता हूं कल मैं पार्क जाऊंगा, कल मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगा, तो ये आपकी भविष्य की क्रिया होगी। तो हम रियल मायनों में जो हम किसी एक्शंस की बात करते हैं, एक्शन की, तो वो मुख्य रूप से प्रेजेंट और पास्ट ही होती हैं जो रियल एक्शन होती हैं। जी हाँ, जो रियल एक्शन है वो हमारी प्रेजेंट और पास्ट ही होती हैं। तो फिर ये फ्यूचर क्या होती हैं? तो जो फ्यूचर है वो असल में रियल एक्शन नहीं है, बल्कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात करते हैं, जो कि एक इमेजिनेशन को दिखाता है।
हम अपनी किसी इमेजिनेशन को शो करते हैं। ओके, चल, तो अब हमने यहाँ पे देखा कि मुख्य रूप से टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस को दूसरे शब्दों में हम टाइम भी कहते हैं। अब हम टेंस के कुछ टाइप्स को भी समझते हैं। देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट के टाइप्स को, फिर आप आसानी से पास्ट और फ्यूचर को भी समझ जाएंगे। मैं एक वाक्य बोलूँगा, आप उसको ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक वर्तमान का वाक्य है। आप पढ़ रहे हैं, एक वर्तमान का वाक्य है। ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये वर्तमान का वाक्य है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक वर्तमान का वाक्य है। मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ये भी वर्तमान का वाक्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में ही मैं आपको अलग अलग तरीके से वाक्य बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो अलग अलग तरीके से वाक्य जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में भी अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। बिल्कुल, तो हम अगर इसके टाइप्स की बात करें तो वर्तमान में भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जरा देखिए। प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, मुख्य रूप से ग्रामर में यही 4 जो हैं टाइप्स होते हैं टेंसेस के। बिल्कुल, अब यही 4 टाइप्स जो हैं आपके पास्ट में भी हो सकते हैं, और यह है कि यही चारों टाइप्स जो हैं आपके फ्यूचर में भी हो सकते हैं। अब ये टाइप्स होते क्या हैं, हम इसको थोड़ा सा अंदर जाके समझते हैं, ये बने कैसे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको जस्ट क्या बताया, टेंस क्या है। टेंस जो है असल में वो किस चीज़ को शो करता है, वो किसी टाइम को शो करता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है तो आप इन टाइप्स को भी समझ जाएंगे। देखिए कैसे, टाइम नहीं है तो टेंस भी नहीं है, ये खास ध्यान रखना। देखिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक काम एक प्रोसेस में चल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी वो काम चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये काम कभी खत्म भी होगा, तो जब ये काम खत्म होगा तो ये काम डन भी होगा। बिल्कुल, ये काम पूरा कंप्लीट भी होगा। तो जब वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा परफेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये काम डन हो गया। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये परफेक्ट प्रोसेस है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई काम शुरू करेगा तो कभी ना कभी खत्म भी करेगा। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, सपोज करिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको जो है, आपको मान लीजिए आपको होमवर्क करना है। ठीक है, आप होमवर्क को कर रहे हैं। ठीक है, आपको होमवर्क जो है 2 होमवर्क करने हैं, लेकिन अभी तक आपने एक ही होमवर्क किया है, एक अभी बाकी है। तो अगर आपने अभी एक होमवर्क किया, एक बाकी है, तो इसका मतलब है एक काम आपका होमवर्क करने वाला डन हो चुका है, एक अभी चल रहा है। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि मैं 2 घंटे से होमवर्क कर रहा हूं, या मैं 1 घंटे से होमवर्क कर रहा हूं, मैं काफ़ी देर से होमवर्क कर रहा हूं। इसका मतलब है कुछ काम आपके परफेक्ट हो चुके हैं और कुछ काम अभी चल रहे हैं। तो हम इन क्रियाओं को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी वो क्रियाएं कुछ हो भी चुकी होती हैं और वो अभी कुछ चल भी रही होती हैं। तो उन सभी क्रियाओं को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि आपको पापा ने कहा इस काम को कंप्लीट कर दो। ठीक है, आप इस काम को कर रहे हैं, आपके पापा 1 घंटे में आते हैं, उन्होंने देखा कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा, थोड़ा भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम जरूर हुआ है, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो थोड़ा बहुत हुआ है वो एटलीस्ट क्या हो गया है, वो हमारा परफेक्ट हो चुका है, और जो अभी बाकी है वो इसका मतलब क्या है, वो भी होना है। तो हम इसीलिए ऐसी क्रिया को भी देखते हैं जो काम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रोसेस में है, इसलिए हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नाम से जानते हैं। अच्छा, अभी इंडेफिनिट क्या है, इसको जरा समझते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य बोला, मैं पार्क जाता हूँ, मम्मी खाना बनाती है, पापा जॉब पर जाते हैं, मेरा भाई फोन चलाता है। अब ये कौन सी क्रिया है, ये तो ना कॉन्टिन्यूअस है, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जी हाँ, ये हमारा जो है वो हमारा इंडेफिनिट एक्शन है। जैसे मैं पार्क जाता हूँ, ठीक है, मम्मी खाना बनाती है, ओके, भाई फोन चलाता है। तो ना ये प्रोसेस में चल रहा है, ना काम डन हुआ है, ना किसी वक्त से चल रहा है। ये सभी की सभी क्रियाएं इंडेफिनिट है, यानी इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ओके, तो ये सभी की सभी क्रिया क्या कहलाएंगी हमारी, ये सभी क्रियाएं हमारी कहलाएंगी इंडेफिनिट। तो इसीलिए आप बुक्स में
किसी भी जगह वीडियोस या क्लासेस या कहीं पर भी आपने सीखा होगा तो इन्हीं टाइप्स को ही सीखा होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी, तो आज आपने इस चीज को बहुत ही डीप तरीके से समझा कि असल में टाइप्स बने कैसे हैं। तो हमने समझा टेंस क्या है, टेंस एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम एक स्पेसिफिक वर्ब को फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और वो आमतौर पे कितने रूप में हो सकती हैं, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो आज की क्लास में जो मैंने आपको जो भी चीजें बताई, ये एक लिटिल इंट्रोडक्शन है कि इंग्लिश है क्या, इंग्लिश में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, चले अब जो मैं आपको आगे की क्लास में सिखाऊंगा बाकी की चीजें, तब तक के लिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।